सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल कर दिया है, क्या वास्तव में ही वहां के शिक्षक एवं कर्मचारियों को जब वे रिटायर होंगे उसके पश्चात पुरानी पेंशन योजना का पूरा वैसे ही लाभ मिल पाएगा जैसे 2004 से पूर्व नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों को मिलता था, या फिर इसकी हकीकत कुछ और ही है? चुनावी वादों के चलते ये पुरानी पेंशन योजना लागू तो कर दी गई है, परंतु अब इसको पूर्ण रूप से जैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको लागू किए जाने का अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, क्योंकि अभी कोई शिक्षक कर्मचारी रिटायर भी नहीं हो रहा है जो एनपीएस से आच्छादित थे, जिनको पुरानी पेंशन योजना का दोबारा लाभ दिया गया है। और यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी 2007 या 2006 में नियुक्ति पाया हो और 2022 या 23 में पुरानी पेंशन योजना उनके राज्य में लागू कर दी गई है और मान लिया कि वो 12 या 13 साल ही अब उसकी नौकरी बची है, तो क्या उसको सेम वही पुरानी पेंशन का लाभ मिल पाएगा जो पहले मिलता था, यानी कि मूल वेतन का 50% उसका बेसिक बनेगा भी कि नहीं बनेगा? और क्या पुरानी पेंशन योजना का वो लाभ वास्तव में पा भी पाएगा या नहीं पा पाएगा? क्योंकि ये गलफत की स्थिति अब बन चुकी है पूरे देश में, पूरे राज्यों में, क्योंकि ये एक ज्वलंत मुद्दा भी है और इसमें कई विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। और इस विवाद की जो मुख्य वजह नज़र आती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में सामंजस्य की स्थिति को ठीक से नहीं बैठा पाना है। ये सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए इसमें, क्योंकि सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद जो भी केंद्र सरकार के हैं, लगभग अपने चुनावी वादों के चलते वे पुरानी पेंशन योजना का समर्थन तो कर रहे हैं, परंतु इसकी सैद्धांतिक सहमति नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक का होना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें बीच का रास्ता यदि निकलता है तो वो सारे देश के लिए लागू होना चाहिए, केवल 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए, चाहे वो नेतागण हैं, अधिकारीगण हैं, शिक्षक कर्मचारी हैं, संपूर्ण देश के लिए वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए यदि बीच का रास्ता आप निकालते हैं तो। अब इसका ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि सबसे पहले राजस्थान राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और वहाँ के शिक्षक एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से दोबारा से लाभान्वित किया। इसके लिए राज्य सरकार ने हो सकता है होमवर्क किया हो या ना किया हो, क्योंकि ये चुनावी वादों के चलते ये ओपीएस को जब पुनः बहाल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, उस समय ये नहीं सोचा गया था कि पेंशन को देने के लिए एक फंड की आवश्यकता होगी, कॉर्पस फंड की आवश्यकता होगी। उस समय राज्य सरकार को शायद ये लगा कि जो एम्प्लॉय का पैसा है, कंट्रीब्यूशन है, और जो राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो पीएफआरडीए से पूरा का पूरा वापस ले लिया जाएगा पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने के पश्चात, और वही पैसा हम अपने पेंशन फंड के कॉर्पस फंड में डालेंगे और उसी से हम पेंशन आगे भविष्य में देंगे। परंतु ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि पीएफआरडी ने साफ इनकार कर दिया है कि पुराने जो एनपीएस का अंशदान है शिक्षक एवं कर्मचारियों का या गवर्नमेंट का अंशदान है, उसको पीएफआरडीए से वापस देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। वो फंड एकत्रित हो चुका है, वो शिक्षक या कर्मचारी को या तो सेवानिवृत्ति के समय मिलेगा या फिर जब मैच्योरिटी हो जाएगी उस फंड की तब मिलेगा। और यदि शिक्षक या कर्मचारी उसको माना एग्जिट भी कर रहा है तो उसका 80% एन्युटी के रूप में दिया जाएगा। तो ये स्पष्ट हो गया है। इसके लिए अभी अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में राजस्थान राज्य सरकार के, उनके द्वारा अभी केंद्र सरकार को हाल ही में चेताया गया था कि यदि पीएफआरडीए के द्वारा उनका पैसा नहीं दिया गया तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में जो देश की वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा उनके द्वारा साफ स्पष्ट कर दिया गया कि ये पैसा वापस किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है और ये पैसा वापस राज्य सरकारों को नहीं दिया जाएगा। भले ही उन्होंने ये नहीं कहा कि पुरानी पेंशन योजना को भी लागू नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। ये राज्य सरकार के ऊपर है कि वो पुरानी पेंशन योजना को लागू कर रहे हैं, तो ये उनके ऊपर है, परंतु इसके लिए फंड की व्यवस्था राज्यों को अपने संसाधनों से ही जुटानी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार इसको देने के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है पुरानी पेंशन योजना को, सेम वैसे ही जैसा कि 2004 से पूर्व नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों को दी जाती रही थी। तो अब स्थिति ये आ गई है कि शिक्षक और कर्मचारी
इस समय दीवार घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी दाईं तरफ घूम रहा है, कभी बाईं तरफ घूम रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई है। और जो भी विपक्षी पार्टी होती है और जो एक दूसरी पार्टी होती है, जो भी वो जनहित में निर्णय ले, उसके खिलाफ विपक्षी पार्टी को किसी न किसी रूप में बोलना है, लोगों को डाइवर्ट करना है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। ये राजनीति का एक बहुत बड़ा खेल होता है और इसमें कोई भी पार्टी हो वो ऐसा ही करती है जैसा कि फिलहाल वर्तमान में चल रहा है। अब बात ये आ रही है कि केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा भी कुछ समय पहले एक बयान दिया गया था कि यदि जो राज्य पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि 2030 तक वो कंगाल हो जाएंगे। लेकिन कुछ समय पहले ही जब हरियाणा के शिक्षक एवं कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की पुनः बहाली के लिए मुख्यमंत्री आवास घेराव किया बहुत संख्या में, तो इतनी अत्यधिक संख्या थी कि पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज भी करना पड़ा, कई शिक्षक साथी उसमें घायल हो गए, कर्मचारी साथी, और पानी की बौछारों का भी सरकार को प्रयोग करना पड़े। लेकिन अंततः मनोहर लाल खट्टर जी को ये मानना पड़ा कि पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा कोई साधारण मुद्दा अब नहीं रह गया है, ये ज्वलंत मुद्दा है और इससे सत्ता का तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। इसी के चलते अब मनोहर लाल खट्टर जी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। तो ये राजनीति के दांव पेच होते हैं, कभी हाँ कभी ना। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि जो हरियाणा सरकार है उसके जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, जिनकी की पार्टी है जेजेपी, वो भी पुरानी पेंशन योजना के पूर्ण समर्थन में आ गए हैं। और इससे केंद्र सरकार के माथे में एक शिकन भी आ गई है कि जो अलायंस में सरकार चल रही थी जेजेपी के साथ, उसको लेकर भी अब ये हो गया है कि उन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो पुरानी पेंशन योजना के पक्षधर हैं। तो अब करें तो क्या करें, यही हाल महाराष्ट्र का भी है, जहाँ के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी भी अब पुरानी पेंशन योजना के लिए पक्ष में आ गए हैं। लगभग पक्ष में है, पूर्ण रूप से तो पक्ष में इसलिए नहीं है क्योंकि राज्यों की चाबी केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, थोपे जाते हैं निर्णय, वो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, उनको मानना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये राजनीति का एक हिस्सा भी होता है और आला कमान का हिस्सा है, आदेश उनको मानना पड़ता है। अब जो देवेंद्र फडणवीस, जो कि पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कुछ समय पहले वो ये कहते हुए पाए गए थे कि पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल किया ही नहीं जा सकता, ये देश के लिए नेगेटिव होगा और अर्थव्यवस्था के लिए ये हानिकारक होगा। परंतु अब उनके भी स्वर बदल गए हैं, वो कह रहे हैं कि वो पुरानी पेंशन योजना को लेकर नेगेटिव नहीं है। तो ये आखिर कर्मचारी एवं शिक्षकों को घुमाया जा रहा है, फिराया जा रहा है कि कभी इधर कभी उधर, पेंडुलम का एक सिरा कभी बाईं तरफ जा रहा है, कभी दाईं तरफ जा रहा है। अब केंद्र सरकार यदि बीच का रास्ता निकालना चाहे तो सबसे पहले सर्वदलीय एक बैठक हो, उसमें यदि बीच का रास्ता निकलता है तो वो सारे देश के कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, नेतागणों के लिए भी और 2004 से पूर्व नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए भी वही नियम लागू होना चाहिए जो पेंशन पा रहे हैं। क्योंकि यदि देश हित की बात है तो देश हित सबके लिए होना चाहिए, केवल शिक्षक एवं कर्मचारियों का ही योगदान नहीं होना चाहिए उसमें। देश हित में नेताओं का, मंत्रियों का, विधायकों का, सांसदों का, और जो अब पेंशन पा रहे हैं, मोटी पेंशन पा रहे हैं, उनका भी योगदान होना चाहिए। जो पैसा बचेगा उससे अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और देश हित में कई जन कल्याणकारी कार्य भी हो सकते हैं। अब जो आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार है, उनके द्वारा जो गारंटेड पेंशन योजना को शुरू किया गया है, केंद्र सरकार की निगाह उसी गारंटेड पेंशन योजना पे अब बीच के रास्ते में है। लेकिन हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि इस पेंशन योजना की कई खामियां हैं। इसमें डीआर या डीए का कोई भी प्रावधान नहीं है, आपको अपना अंशदान देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पुरानी पेंशन योजना का जो गारंटेड पेंशन योजना है उसका लाभ मिल पाएगा। इस गारंटेड पेंशन योजना के लिए कई शिक्षक एवं कर्मचारियों ने अपने कमेंट भी दिए हैं हमें कमेंट बॉक्स में पिछले वीडियो में, और उन्होंने कई अच्छी राय भी दी हैं। हम इन राय का न तो समर्थन करते हैं न विरोध करते हैं, केवल आपके सामने कुछ राय रखेंगे जिससे कि यदि बीच का रास्ता निकलता है, पहले तो हम कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना पूर्ण रूप से वैसी बहाल हो जैसे पहले हो। यदि बीच का रास्ता आप निकलना चाहें तो वो सभी के लिए लागू हो, ये केवल 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए ही लागू ना हो, ये सबके लिए लागू हो।
तो बीच के रास्ते में सबसे पहला जो हमें सुझाव दिया गया है वो ये दिया गया है कि यदि केंद्र सरकार न तो नई पेंशन योजना न पुरानी पेंशन योजना देना चाहे, केवल बीच के रास्ते में चलना चाहे, तो आप जो वित्तीय स्थिति का हवाला बार बार देते हैं उसमें से हम ये संशोधन कर सकते हैं कि जो कर्मचारी या शिक्षक का अंतिम बेसिक पे है उसका 30% या 35% शिक्षक या कर्मचारी को बेसिक पे बनाइए उसका पेंशन का, और उसमें डीए की व्यवस्था अवश्य कीजिए। यदि आप डीए की व्यवस्था नहीं कर सकते तो जितने भी देश भर के शिक्षक एवं कर्मचारी जो पेंशन पा रहे हैं या पेंशन योजना के अंतर्गत हैं या 2004 के बाद एनपीएस से आच्छादित हैं, उनके अंतिम बेसिक का 30% या 35% उनका बेसिक बनाइए पेंशन के रूप में, और इंक्रीमेंट दीजिए प्रति वर्ष 3% का। तो उसमें भी कहीं ना कहीं संतुष्टि नज़र आ सकती है शिक्षक एवं कर्मचारियों को। तो एक संशोधन ये किया जा सकता है। अब दूसरा संशोधन जो राय दी गई है कि सीसीएस पेंशन रूल को संशोधित किया जाए 1972 वाले को, और उसमें जो रिटायरमेंट की सीमा है उसको 22 वर्ष की सेवा कर दी जाए कि 22 वर्ष की सेवा के पश्चात शिक्षक के कर्मचारी को अनिवार्य रूप से रिटायर होना है। अब जब सेवा काल कम होगा तो ऑब्वियसली उनका बेसिक पे भी कम होगा रिटायरमेंट के समय, तो उस समय आप पुरानी पेंशन योजना को पूर्ण रूप से यथावत रख सकते हैं कि जो अंतिम बेसिक है उसका 50% आप पेंशन के रूप में दीजिए, और या तो डीए दीजिए या फिर 3% इंक्रीमेंट की व्यवस्था कीजिए प्रति वर्ष। उससे कई फ़ायदे होंगे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को। इससे पहला फ़ायदा ये होगा कि आर्थिक वित्तीय बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि बेसिक पे कम है तो पेंशन का भी बेसिक कम होगा, और या आप डीए की व्यवस्था कीजिए या फिर इंक्रीमेंट की व्यवस्था कीजिए। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो पैसा बचेगा, और रिक्तियाँ भी आएंगी, क्योंकि जब 22 साल में कोई रिटायर होगा तो पद रिक्त होंगे तो बेरोजगारों को आप उन पदों पे लगा सकते हैं, और जो पैसा बच रहा है उन पैसों का उपयोग आप उन बेरोजगारों को नियुक्ति देने के बाद उनके वेतन के रूप में कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि जो ग्रेजुएटी का प्रावधान है उसमें जो मैक्सिमम लिमिट होती है छमाहियों की वो फ़िलहाल 66 है, और उसमें 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी को अधिकतम देने का प्रावधान रखा गया है, जो कि टोटल टैक्स फ्री है। तो ग्रेजुएटी की राशि भी कम हो जाएगी। जब 22 साल की सेवा होगी तो 44 ही हाफ बनेंगे, 44 छमाही बनेगी। उसके हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ग्रेजुएटी की राशि भी शिक्षक के कर्मचारी को कम ही मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी जितनी पूर्व में मिलती थी। इससे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उनकी भी वाहवाही होगी कि उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार भी दे दिया है, पेंशन योजना को भी लागू कर दिया है, और वित्तीय स्थिति का हवाला भी नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ सुझाव थे। यदि इसमें केंद्र सरकारें या राज्य सरकारें सर्वदलीय बैठक करके निर्णय लें तो बात बन सकती है, परंतु ये हमारे निजी विचार नहीं है, ये शिक्षक साथियों के कर्मचारी साथियों के कमेंट बॉक्स में दिए गए विचार हैं, और ये विचार कहीं ना कहीं यदि पूरे देश के लिए लागू हों तभी सैद्धांतिक लिखित सहमति के रूप में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये शिक्षक एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपको शिक्षा विभाग हो या फिर राजकीय विभाग हो उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।